हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पेपर 3 यूनिट 4 की कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, उसी श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए अपन अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया है? राष्ट्रीय आयुष मिशन को देख लिया है, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य का सर्वेक्षण को देख लिया है, स्वच्छ भारत अभियान को देख लिया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देख लिया है। विभिन्न प्रकार के बायोमार्कर जैसे हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, ये सामान्य स्तर की जानकारियों को देख लिया है। आज हम इस टॉपिक अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अपना हो ही गया था। आज हम करेंगे आपकी आयुष्मान भारत योजना के लिए। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है आयुष्मान भारत योजना। तो आपने आयुष्मान भारत योजना से संबंधित कई डेटों में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो आयुष्मान भारत योजना की घोषणा 13 सितंबर 2018 को हुई थी। आयुष्मान भारत योजना को लागू 25 सितंबर 2018 को किया गया था। हमें केवल दो ही डेट इसमें याद करनी है। तो आम बजट 2018-19 में इसको सबसे पहले घोषणा कब हुई थी? बजट 2018-19 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, लेकिन इसको पारित कब किया गया है इससे संबंधित? तो आपका 13 सितंबर 2018 को पारित। लागू कब से की गई है? ये आपकी 25 सितंबर 2018 को यह लागू की गई है। क्लियर? इसके अंतर्गत दो योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहला क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों की स्थापना करनी है इसमें। ठीक है, कितने? 1 लाख, 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना करनी है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, इसके द्वारा इसमें के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना 10 करोड़ परिवारों को कितने? 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवरेज को जोड़ना है। इसे ही क्या बोला गया है? इसे ही अन्य नाम क्या दिया गया है? पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना भी है। इसके अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों को कितना? 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर? मंत्रालय क्या है इसका? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। लेकिन यह एजेंसी नहीं है, नोडल एजेंसी इसके लिए अलग रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए नोडल एजेंसी क्या है हमारी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन एजेंसी। क्या है इसकी? नेशनल राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन एजेंसी, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन एजेंसी इसकी राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी हो जाएगी। और राज्य स्तर पर क्या हो जाएगी? राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, स्टेट हेल्थ एजेंसी इसकी राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी हो जाएगी। क्लियर? इसके पर्पज या उद्देश्य क्या हो जाएंगे? अभी तक हमने क्या देखा है इस योजना में? आयुष्मान भारत योजना जिसे वर्ष 2018-19 के बजट में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसके लिए पारित कब किया गया? इससे संबंधित प्रावधान 13 सितंबर 2018 से। परंतु इसे लागू कब से किया गया? 25 सितंबर 2018 को। इस योजना के दो पार्ट हैं। पहला है, हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना करनी है जिनकी संख्या कितनी होगी? 1 लाख होगी। और दूसरा इसका पार्ट है आपका पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। क्लियर? इसे क्या है बोलते हैं साथ में? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना भी कहा जाता है। इसका मंत्रालय क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसकी नोडल एजेंसी क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय स्तर पर इसकी नोडल एजेंसी हो जाएगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन एजेंसी। और राज्य स्तर पर इसकी नोडल एजेंसी हो जाएगी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं इसके पर्पज या उद्देश्य क्या होते हैं। इसका पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को समग्र रूप से निपटना। ठीक है, स्वास्थ्य से जितनी भी चुनौतियां जुड़ी हैं उनको समग्र रूप से निपटना है। इसके कार्यक्रमों द्वारा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। ठीक है, जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के स्वास्थ्य के स्तर हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के स्तरों में उसको बेहतर बनाना इसका उद्देश्य हो जाएगा। 40% जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाना।
विशेषतः गरीब, जो गरीब लगभग 40% जनसंख्या है उसे स्वास्थ्य के दायरे में लाना है। वर्तमान में संचालित स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों को किसमें परिवर्तित करना है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना इसमें शामिल है। मिसेस इनमें क्या है आपकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसमें शामिल है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना इसमें शामिल की गई है। अब आ जाते हैं इसके पहले घटक पर, स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र। तो स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों की सबसे पहले बात कहाँ की गई थी, आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में इसकी सबसे पहले बात की गई थी। 2017 में स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई। इसके तहत कितने 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों की प्रणाली लोगों को सुलभ है। इस पहल द्वारा कितने 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं परिवार केंद्रों की स्थापना की जानी है, जो लोगों के लिए सुलभ उपलब्ध कराई जाएगी सुलभता से। स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके बाद आ जाएंगे हम, स्थापित केंद्रों द्वारा निःशुल्क दवाइयां और नैदानिक सेवाएं भी उपलब्ध। इस पहल के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी में क्या है, जो केंद्र स्थापित किए जाएंगे उनमें निःशुल्क दवाइयों को उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है, लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। केंद्रों की स्थापना के लिए CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोकोपकारी संस्थाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का भी प्रावधान किया गया है। न केवल इसमें सरकारी क्षेत्र की भागी रहेगी इन केंद्रों की स्थापना में, अपितु इसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी रहेगी। निजी क्षेत्रों की भागीदारी किस माध्यम से रहेगी, आपकी CSR के माध्यम से रहेगी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से रहेगी। क्लियर। इसका दूसरा घटक क्या था आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना में क्या है, इस पहल द्वारा 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों की लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। ठीक है, 10 करोड़ परिवार रहेंगे और 50 करोड़ उसमें क्या रहेंगे, लाभार्थियों को लाभ। सभी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अब आपको इसमें याद रखना है, जहां अपन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात कर रहे थे उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों को शामिल किया गया था। वहीं आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना या PMJ में किसको शामिल किया गया है, केवल सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों को या एरियाज को शामिल किया गया है। इसको शामिल करके कितने रुपए का, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इन दोनों पहलों के माध्यम से नए भारत वर्ष 2022 का निर्माण संभव है। ये इसमें क्या बोल रहे हैं, 2022 तक ये नया भारत इससे बनेगा, लेकिन बीच में कोरोना आ गया जिससे यह योजना अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाई। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम, इस नवीन स्वास्थ्य पहलों द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार की नवीन अवसरों का सृजन करना है। कैसे महिलाओं के लिए नवीन रोजगार या अवसरों का सृजन हुआ, महिलाओं के लिए इसमें डायरेक्ट रूप से और आपका इनडायरेक्ट रूप से दो प्रकार से हुआ। डायरेक्ट रूप से क्या हो जाएगा, जो आपकी मिडवाइफ्स रहती हैं, ठीक है, या आपकी नर्सेस रहती हैं, आशा कार्यकर्ता रहती हैं, उनकी नियुक्ति पर बल दिया जाएगा, उनके लिए रोजगार उपलब्ध हुआ। ठीक है, दूसरा इनडायरेक्ट रूप में कैसे रहेगा, जब महिलाओं की स्वास्थ्य में स्थिति, जब ग्रामीण स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो महिलाओं की स्वास्थ्य में स्थिति कैसी होगी, धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। क्लियर। तो महिलाओं की स्वास्थ्य में स्थिति ठीक होगी तो वह आर्थिक भागीदारी में अपना योगदान दे पाएंगी। अगला क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। रिमोट एरिया क्या होते हैं, पहले उन्हें समझ लीजिए। जो शहरी क्षेत्र बहुत दूर अत्यधिक आबादी वाली बस्तियों से अलग होते हैं, तो रिमोट एरिया में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ावा देना भी इसका एक क्या हो जाएगा, या रिमोट एरिया में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। शुरुआती दौर में बीमारियों की पहचान करना संभव हो जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं कैशलेस एवं पोर्टेबल इसमें की जाएंगी। क्लियर। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी की जाएंगी, कैशलेस की जाएंगी और पोर्टेबल की जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं कि इस योजना का मध्य प्रदेश ने किस रूप में क्रियान्वयन किया है, तो यहाँ आपको देखने मिलेगा निरामय, DDSSP, दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद, जिसे क्या का नाम दिया गया है, आपका निरामयम का नाम दिया गया है। क्या है आपका DDSSP, दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद, इसका नाम क्या है, निरामयम। आयुष्मान भारत मिशन योजना के प्रदेश में लागू करने हेतु मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद का पंजीयन कब किया गया है, आपका 7 जुलाई 2018 को किया गया है।
ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने इस योजना को किस रूप में लागू करने का प्रावधान किया है? निरामयम के रूप में लागू किया है, या दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद के रूप में। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की काउंसलिंग का गठन करने का प्रावधान किया गया है। पहला है आपका सलाहकारी परिषद या एडवाइजरी काउंसलिंग, दूसरी है आपकी गवर्निंग काउंसलिंग, और तीसरी है आपकी कार्यकारी परिषद। क्लियर? इसमें कितने प्रकार की काउंसलिंग होगी? पहली रहेगी एडवाइजरी काउंसलिंग, ठीक है, दूसरी हो जाएगी आपकी गवर्निंग काउंसलिंग, तीसरी हो जाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग। ACGC EC। AC मीन्स एडवाइजरी, मीन्स सलाहकारी परिषद, गवर्निंग परिषद, और आपकी कार्यकारी परिषद। क्लियर? ये हो गई है आपकी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में हमने क्या क्या देखा उसे हम देखते हैं। हाँ, हाँ यही है, ब्लैंक पेज इतना में तो हो जाएगा। क्या देखा अपन ने? आयुष्मान भारत योजना, या ABY। आयुष्मान भारत योजना सबसे पहले क्या है भाई? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह एक प्रकार की किससे संबंधित, स्वास्थ्य संबंधी योजना है। क्लियर है? कब प्रारंभ किया गया है इसे? 13 सितंबर 2018 को लागू, और प्रारंभ 25 सितंबर 2018 से। सबसे पहले घोषणा इसकी की गई है बजट 2018-19 में। क्लियर? इसके कितने घटक हैं? तो इसके 2 घटक हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा PM जय। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने खोलने हैं अपन को? 1 लाख। PM जय के तहत 10 करोड़ परिवारों को, फैमिली को 50 करोड़ तक की सहायता राशि देनी है। 50 करोड़, 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। क्लियर? ये 2 इसके घटक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी मध्य प्रदेश में कैसे इसको क्रियान्वयन किया गया? मध्य प्रदेश में से DDSSP, दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद के रूप में जुलाई 2018 में इस परिषद की स्थापना हुई। इसको क्या नाम दिया गया? निरामयम नाम दिया गया। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की काउंसलिंग, गवर्निंग काउंसलिंग, एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग और एडवाइजरी काउंसलिंग का गठन किया गया। ठीक है, और आयुष्मान भारत योजना में क्या है? अब इसका उद्देश्य देख लूं। इसके उद्देश्य मेनली क्या है आपका? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की पहुंच, दूसरा हो जाए उच्च आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में कमी, उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी करना इसके उद्देश्य हो जाएंगे। और एक उद्देश्य क्या था? 2022 तक नवीन भारत वर्ष का निर्माण करना। ये आपका इसका एक और उद्देश्य हो गया आपका। इसके तहत और अपन ने क्या देखा था? इतने ही पॉइंट देखे थे। ये हो गई आपकी आयुष्मान भारत योजना, खत्म। बाकी और इसमें क्या देखा? ये हो ही गई, मध्य प्रदेश में हो ही गया। हाँ, इसको देखो 10 करोड़ परिवार जो अपन ने उसमें देख लिया। हाँ, स्वास्थ्य संरक्षण योजना या PMJ में कितने आपके द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को शामिल किया गया है, और आपके स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उद्देश्य वही है कि 40% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में 2 रूपों में संचालित हो रही है, और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को समग्र रूप से निपटना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ये क्या है आपकी आयुष्मान भारत योजना। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं अपन ICDS। ये बहुत विवादित टर्म है, इसे हम PSC के लिए चुनौती दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, एस से आपका स्कीम नहीं है, एस से आपका
सर्विस है या सेवा है, ये योजना नहीं है इसके फुल फॉर्म में। ठीक है, हमारे सिलेबस में यहाँ पर सेवा ही जगह पर स्कीम लिखा है, लेकिन उसका अर्थ सेवा है, सर्विस। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को यह प्रारंभ किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम है। पहले आप इसकी बैक स्टोरी समझ लीजिए। देखो, जब 1975 में अपने यहाँ कोई हेल्थ मिशन प्रारंभ नहीं हुए थे, ऐसे कोई विशेष प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित अवसंरचनाएं नहीं थी, विशेषीकृत हेल्थ मिशन प्रारंभ नहीं हुए थे, ऐसा नहीं था कि भाई टीबी के लिए अलग रहे। कुछ प्रारंभ हो भी गए थे, लेकिन उतने मूल रूप से क्रियान्वित नहीं हो रहे थे, उन्हें परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहे थे। तो 1975 में एकीकृत स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम लाया गया, जिसमें जितने भी स्वास्थ्य के घटक हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी को शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके लिए ये लाया। इसका कोई सीमित एरिया नहीं रहेगा कि महिलाओं के लिए है, कि मलेरिया के लिए है, बच्चों के लिए है, कि टाइफाइड के लिए है, कि एड्स के लिए है। ऐसा कुछ नहीं, इसमें सभी शामिल हो जाएंगे, सभी बीमारियों का एक इलाज। आईसीडीएस मिशन था ये, इलाज नहीं था। 2 अक्टूबर 1975 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम है। इस योजना 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 16 से 14 वर्ष की महिलाएं लक्षित हैं। अभी अपन और उसमें आगे दिया हुआ है। योजना का मुख्य जोर उन गांवों पर है जहां 75% से अधिक आबादी रहती है। मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? गांवों पर। गांव में भारत की अधिकांश जातियां निवास करती हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा है, भारत गांव में निवास करता है। यदि भारत की मूल संकल्पना देखनी है, भारत की मूल संस्कृति देखनी है, भारत का भारत तत्व देखना है, भारत की अतिथि देवो भव की संकल्पना देखनी है, जियो और जीनो की संकल्पना देखनी है, भाईचारे की भावना देखनी है, तो शहरों में, इंदौर में देखने नहीं मिलेगी, वो हमारे गाँव में देखने मिलेगी। तो ये योजना मुख्य उद्देश्य उन गाँवों पर जोर किया गया है जहाँ 75% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। अन्य उद्देश्य क्या है भाई? जो 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को क्या करवाना पड़ेगा भाई? टीकाकरण। 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार करना है। बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना है। मातृ शिक्षा, देखो यहाँ पर शिक्षा भी आ गया हेल्थ के साथ साथ। अपने तथा अपने परिवार में स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल करने की क्षमता में वृद्धि करनी है। बाल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय करना है। जितने भी विभाग हैं, जितनी भी नीतियां, सबका समन्वय कर दो। फिर से उद्देश्य देख लो, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इनमें क्या करवाना है? उनकी स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति को सुधारना है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? उनकी मृत्यु दर को कम करना है, स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना है। ठीक है, फिर महिलाओं पर, बच्चे पर आ जाओ। महिलाओं की मृत्यु दर कम करना है, बच्चों की स्कूल दर छोड़ने को कम करना है। अब स्कूल जाएंगे तो उचित मनोविज्ञान विकास हो जाएगा। शरीर और सामाजिक विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करना हो जाएगा। मातृ शिक्षा दे दो, यदि महिलाओं को शिक्षित कर दो, पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो मातृ शिक्षा की क्या हो जाएगा? अपनी तो वह विकास करेगी, बल्कि अपने परिवार स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल करने में उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। बाल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों के बीच नीति और कार्यक्रम का प्रभावी समन्वय करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर? अब इसके लाभार्थी क्या हैं? वही हो जाएंगे लाइन से, 0 से 6 वर्ष तक की बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। इसके अलावा 15 से 14 वर्ष, 44 वर्ष तक की महिलाएं। 1991 से 18 वर्ष की आयु तक की किशोरियां। 1991 से क्या हो गया है इसमें? 18 वर्ष तक की आयु तक की किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर औपचारिक शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब 18 वर्ष की किशोरियों को भी शामिल कर लिया गया। कब शामिल कर लिया गया? 1991 में। इसके अंतर्गत कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, कौन सी सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं? परिवार सेवा सुविधाओं का एक पैकेज प्रदान करता है, जैसे पूरक पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है, विटामिन ए की गोलियां दी जा रही हैं, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां दी जा रही हैं, उनका टीकाकरण किया जा रहा है, स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।
रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण की अनौपचारिक शिक्षा दी जा रही है। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। स्कूल में पानी, स्वच्छता जैसी अन्य सहायक सेवाओं का अभिसरण किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत यह सर्विस दी जा रही हैं। इन सर्विसेज को एक बार और देख लूँ। क्या है भाई, पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है। विटामिन ए की गोलियां दी जा रही हैं, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां, टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच, छोटी मोटी बीमारियों की जांच, रेफरल सेवाएं, महिलाओं स्वास्थ्य एवं पोषण पर अनौपचारिक शिक्षा, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा दी जा रही है। पानी, स्वच्छता आदि जैसी अन्य सहायक सेवाओं का अभिसरण किया जा रहा है। क्लियर। तो आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी ये एक ही आईसीडीएस स्कीम पूरी हो गई है ये। आपने आज क्या पढ़ा, 2 स्कीम पढ़ी हैं। पहली स्कीम क्या थी आपकी, आयुष्मान भारत योजना। दूसरी क्या है, आईसीडीएस। दोनों को एक बार और समझ लूँ। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ की गई, 25 सितंबर 2018 को वो लागू की गई है। 13 सितंबर 2018 उसकी घोषणा हुई थी। उसके पहले घोषणा बजट में कर दी गई थी। इसके 2 घटक हैं, या इसके अंतर्गत 2 योजना हैं। पहली हो जाएगी आपकी पीएमजय। पीएमजय के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों की 50 करोड़ सदस्यों को कितने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। पहला क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना करनी है, लगभग 1 से 1.5 लाख। ठीक है। उद्देश्य क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्तर जहाँ पर जो गरीब या गरीबी, जो आपके 40% लगभग गरीबी है, उन पर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, अवसंरचना का विकास करना। ये आपका मानव को मानव संसाधन में परिवर्तित करना, ये उसके उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद अपन आईसीडीएस पर आए, या उसको और देख लो। उसमें निरामय नाम की एक योजना प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू करने के लिए, जुलाई 2018 में। मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1973 के अनुसार। ऐसे ही अपन आईसीडीएस को जरा उसका मूल समझ लो। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। महिला मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बालकों जो स्कूल छोड़ने की दर है उसको कम करना, मातृ शिक्षा को बढ़ावा देना, जिससे वह संपूर्ण परिवार में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी को पूरा कर सके या जागरूकता को पूरा कर सके। ये उसके उद्देश्य हुआ है आईसीडीएस के। अब आईसीडीएस के तहत क्या सेवाएं दी जा रही हैं, तो भाई पूरक पोषण दिया जा रहा है, विटामिन ए की गोलियां दी जा रही हैं, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जा रही हैं, आयरन की गोलियां दी जा रही हैं। ये उसकी अंतर्गत सेवाएं हो जाएंगी। और सेवाएं क्या थी इसमें, स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रेफरल सेवाएं मतलब आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आपको किस पर, 3rd लेवल पर या 2nd लेवल पर पहुंचाना। जो आपका प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पर पहुंचाना। जैसी बीमारियां जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिनका इलाज नहीं किया जा सकता, तो उन्हें भाई रेफरल करना पड़ेगा। जब हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पढ़ेंगे उस समय पर अपन इसको देखेंगे। प्री स्कूल की व्यवस्था की गई है, पानी और स्वच्छता जैसी अन्य सहायक योजनाएं इसके अंतर्गत देखी गई हैं। ठीक है। ये क्या हो गई आपकी आईसीडीएस स्कीम हो गई है, और वो दोनों आपको समझ में आ गई होंगी, याद हो गई होंगी। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। सबसे पहले कुष्ठ को हमें ये देखना है भाई, कुष्ठ एक दूसरे से टच या पास में बैठने से नहीं फैलता है। महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में बताया है। जागरूकता के लिए उन्होंने काम किया है इसकी। इसलिए महात्मा गांधी की जो बरसी मनाई जाती है, उसे किस रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, या राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, देखो नियंत्रण कार्यक्रम आया आपका 1955 में। ठीक है। नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 केंद्रीय सहायता से प्राप्त एक कार्यक्रम, जिसका वर्तमान में 1983 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया है। मेनली तो यही है। अब पेपर में आपका आ गया राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब आया,
तो वहां 55 नहीं लगाना है, 1983 लगाना है, लिखना है। और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1955। पहले ही आप लोग समझिए, कोई रोग फैल रहा है तो पहले तो अपन उसे क्या करें, रोग को फैलने से रोकेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या हो गया है, फैलने, जो फैल चुका है उसे समाप्त करोगे। तो पहले नियंत्रण करोगे उस पर कि नहीं? नियंत्रण कंट्रोल के द्वारा आप फैलने से रोकोगे, उन्मूलन के द्वारा आप उसको जो फैल चुका है उसे समाप्त करोगे। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, कंट्रोल कब आएगा? 1955 में, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कंट्रोल नियंत्रण कार्यक्रम 1955। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1983 हो जाएगा आपका। इसके उद्देश्य क्या हो जाएंगे? पहला उद्देश्य, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग के आरंभिक चिन्ह तथा लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। चलो, अब दिख रहा होगा आप लोगों को और साफ। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग के आरंभिक चिन्ह तथा लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोग के बारे में फैले भ्रम भय को दूर करना। भाई पहले रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि ये रोग है क्या, ये कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पर उसके जो भ्रम चल रहे हैं कि भाई कुष्ठ रोग से जो पीड़ित हैं उनके पास में नहीं बैठना, उनसे फैल जाएगा। बिल्कुल नहीं फैलता, ही भ्रम है। तो उस भ्रम को दूर करना भाई पहला उद्देश्य हो जाएगा। व्यक्ति कुष्ठ रोग से ना मरे तो उसकी घृणा से मर जाए, उसे समाज में अलग कर दिया जाता था। महात्मा गांधी ने क्या किया हुआ था, महात्मा गांधी के समय पर कुष्ठ रोगों से पीड़ित वालों की अलग बस्तियां थी। महात्मा गांधी पढ़े लिखे, उन्हें कहा ही फैलते ही नहीं है ऐसे, वो उन्हीं के साथ जाकर रहने लगे। तो फिर लोगों ने में समझ आई, जागरूकता आई कि जब भाई इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता उनके साथ जाकर रह रहे हैं, तो हमें रहने में कौन सी दिक्कत है। तो ऐसे जागरूकता फैलती है। तो सबसे पहला उद्देश्य ही यही है कि भ्रम को दूर करना। कुष्ठ रोग के निदान, इलाज और जटिलताओं के प्रबंधन की सभी स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था करना। पहले भ्रम दूर किया, उसके बाद उसके निदान, इलाज और जटिलताओं के प्रबंधन की सभी स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं की गई। तीसरे नंबर पर कुष्ठ रोगियों को इलाज कराने के लिए प्रेरित करना। अभी तक क्या था, कुष्ठ रोगी सोच रहे थे भाई ये तो हो गया, ये नहीं होता है कभी सही। तो उन्हें प्रेरित करना है, भाई ये सही हो जाता है। तो कुष्ठ रोगियों को इलाज कराने के लिए प्रेरित करना। प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कुष्ठ रोग, उसके प्रबंधन की पूरी जानकारी देना। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी बताना है कि भाई इसका प्रबंधन कैसे हुआ, उसकी जानकारी उपलब्ध कराना है उनके लिए। उसके बाद सभी कुष्ठ रोगियों को पूरा इलाज सुनिश्चित करना। ये हो गया आपका राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ये उद्देश्य हो गए। अब इसके परिणाम क्या होंगे? अभी तक हमने जितना पढ़ा, परिणाम आप बताइए। मिशन के परिणाम क्या आए? पहला परिणाम क्या हुआ? कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलेगी, भ्रम समाप्त होगा। तीसरा परिणाम क्या हुआ? उन्हें समाज में दर्जा प्राप्त होगा। चौथा परिणाम क्या हुआ? रोग के कारणों का पता चलेगा। पांचवा परिणाम क्या हुआ? अवसंरचना का निर्माण हुआ। किसके लिए? कुष्ठ रोग निवारण के लिए जो अवसंरचना आवश्यकता हुई उसका निर्माण हुआ इस मिशन के तहत। छठवां क्या हुआ? कुष्ठ रोग की कमी आई है, कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग के मामलों में कमी आई है। सातवां क्या हो जाएगा इसका परिणाम? जो कुष्ठ रोग है, एक तो मामलों में कमी आई है, और जो पहले जिन्हें था उनका निदान हुआ है। कुष्ठ रोग के जो कुष्ठ रोग के पीड़ित थे, उनका निदान हुआ है। ये उसका परिणाम हो जाएगा। अब
हेलो। चलो, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। कहाँ थे अपन? कुष्ठ रोग पर थे। तो कुष्ठ रोग क्या है? एक दीर्घकालिक प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण बीमारी है। तो अपन को सबसे पहले देखना है किससे होता है, आपका जीवाणुओं से होता है। ठीक है, ये आपका वायरस से नहीं हो रहा है, ना कि फंगस से हो रहा है। यह मुख्य रूप से हाथ पैर की नसों, त्वचा, नाक की परत, ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग को क्या कहा जाता है आपका? हैंसन रोग भी कहा जाता है। ठीक है, मीन्स त्वचा के अंदर इसके प्रभाव क्या होते हैं? त्वचा के अंदर अल्सर, तंत्रिकाओं की क्षति, मांसपेशियां कमजोर होना, ये क्या हो गया? इसका प्रभाव हो गया। यह इतिहास की दर्ज सबसे पुरानी बीमारियों में से एक हो जाएगी। यह कई देशों में आम है, खासकर भारत सहित उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में से सामान्यतः देखा जाता है। भारत में रोग की व्यापकता क्या है भाई? कुष्ठ रोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट है कि कुष्ठ रोग कई भारतीय राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में स्थानिक है। स्थानिक रूप से पाया जा रहा है भारत में, कई राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में। प्रति 10,000 जनसंख्या मामलों पर पता लगाने पर 4.5% वार्षिक दर है। हर मीन्स 10,000 लोगों में से 4.5 लोगों में कुष्ठ रोग पाया जा रहा है। तो अपन लिखेंगे कुष्ठ रोग की वर्तमान स्थिति ये है। भारत में हर साल कुष्ठ रोग के 1,25,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। एक साल में कितने मरीज मिल रहे हैं? 1 लाख से अधिक मरीज मिल रहे हैं। इसकी अपन वो लिखेंगे सीमाएं किसकी? मिशन की। मिशन तो आ गया, लेकिन मिशन ने अभी क्या है, प्रत्येक 1 लाख पर कितने हैं आपके? प्रत्येक 10,000 पर 4.5 मरीज अभी भी हैं। प्रत्येक 1,25,000 से अधिक नए मरीज यहाँ पर सामने आ रहे हैं हर साल। ये हो जाएगा आपका क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका? कुष्ठ रोग। आपको बीच में माइक की आवाज की प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए अपन एक बार कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को पुनः देख ले रहे हैं। कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम हमारे सिलेबस में दिया है, लेकिन हमें क्या, सबसे पहले कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में आया था। यह केंद्रीय सहायता प्राप्त एक प्रकार का कार्यक्रम है। इसे 1983 में किस रूप में परिवर्तित कर दिया है? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया है, नेशनल लेप्रेसी एरिडिक्शन प्रोग्राम। क्लियर। उसके बाद हमने देखे हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य में सबसे पहले जागरूकता बढ़ाना है, और जो भ्रम है उसको दूर करना है। कुष्ठ रोग के निदान, इलाज और जटिलताओं के प्रबंधन में सभी स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था करना है। कुष्ठ रोगियों के इलाज कराने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था करना है। प्रेरित करना था प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कुष्ठ रोग से प्रबंधन की, जो स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं उन्हें कुष्ठ रोग के प्रबंधन की जानकारी देना है। क्लियर। सभी कुष्ठ रोगियों को पूरा इलाज सुनिश्चित कराना है, कि जो रोगी हैं उन्हें पूरा इलाज सुनिश्चित हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पर? कुष्ठ रोग पर। तो कुष्ठ रोग हमने देखा था कि भाई ये जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग है, इसके जीवाणु का नाम होगा तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसके जीवाणु हो गया। मुख्य रूप से हाथ पैर की नसों, त्वचा, नाक की परत। इसका लक्षण क्या है भाई? हाथ पैर की नसों को प्रभावित कर रहा है। त्वचा, बाहरी परत, त्वचा का अल्सर, कमजोरी, सफेद चकत्ते, इसे क्या कहा जाता है? हैंसन रोग भी कहा जाता है। त्वचा की अल्सर, तंत्र का क्षति, मांसपेशियां कमजोरी पैदा कर देता है। यह इतिहास की सबसे दर्ज पुरानी बीमारियों में से एक है। सबसे पुरानी बीमारियां नहीं बोल रहे हैं हम, सबसे पुरानी बीमारियां हैं उनमें से यह एक है। उसके बाद कई देशों में है, आम है, लेकिन भारत जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में यह सामान्यतः देखा गया है, यह क्षेत्रीय रूप से है। अब WHO ने क्या कहा है इस के बारे में? WHO बोल रहा है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रहा है, भारत में प्रत्येक 10,000 पर 4.56 लोगों में कुष्ठ रोग पाया जा रहा है। कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुष्ठ रोग क्षेत्रीय रूप से है। ये भारत की स्थिति है। उसके बाद हर साल भारत में कितने? 1,25,000 से अधिक कुष्ठ रोगी मिल रहे हैं। तो आज अपन ने क्या देखा है? कुष्ठ रोग देखा है, ICDS देखा है, आयुष्मान भारत योजनाओं के लिए देखा है। आप लोगों का धन्यवाद। अब हम आगे अगले लेक्चर में मिलते हैं।